ज्योतिषे नमः। अभी आपने राशियों के स्वामी के विषय में पढ़ा। अब इस वीडियो में आप नवमांश का साधन कैसे करना चाहिए, नवमांश होता क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, राशियों में इसकी स्थिति कैसी होती है या फिर इसका प्रयोजन क्या है नवमांश का, इन सभी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि 8वां जो श्लोक प्रथम अध्याय का है उसके पूर्वार्ध में राशियों के स्वामी के विषय में चर्चा की गई है और उत्तरार्ध के विषय में, उत्तरार्ध वाले खंड में श्लोक में नवमांश के स्वामियों के विषय में और नवमांश का जो खंड होता है उसके विषय में चर्चा की गई है। तो आइए श्लोक देखते हैं और उसके अन्वय को समझते हैं, उसके हिंदी व्याख्यार्थ और संस्कृत भावार्थ को समझते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से नवमांश का साधन कैसे करना चाहिए उसके विषय को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातक के 8वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा है, भेषाः नवांशकानामज मकर तुला कुलीराद्याः। इसका अन्वय आप देखें, नवांश का नाम अज, मकर, तुला, कुलीराद्याः भेषाः भवन्ति। इसकी आप व्याख्या देखें संस्कृत में और फिर हिंदी में। नवांश का नाम नवमांश साधन विषय का नाम, अर्थात नवमांश साधन के जो विषय हैं उसके प्रसंग में अजह मेष राशि अर्थात मेष राशि, मकरः मकर राशि अर्थात मकर राशि, तुला अर्थात तुला राशि, कुलीराद्याः अर्थात कर्कादयः राशयः अर्थात कर्क के क्रम से जो राशियां होती हैं, भेषाः स्वामिनः अर्थात उनके अधिपति होते हैं। यह हुआ इसकी व्याख्या या फिर उसका भावार्थ। अब नवमांश का साधन कैसे करना चाहिए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि नवमांश आखिर में है क्या। जैसा कि आपको याद होगा, शुरू में ही आचार्य वराह मिहिर ने दूसरे श्लोक में कहा था कि सारम अहम सम प्रवक्ष्यामि, मतलब लघु जातक जो ग्रंथ है उसको मैं सारभूत तत्व में कह रहा हूँ। उसी सार तत्व का स्पष्ट निदर्शन इस श्लोक में प्रत्यक्षभूत दिखाई देता है, क्योंकि एक ही शब्द में इन्होंने नवमांश साधन के विषय को प्रदर्शित कर दिया। अज मकर तुला कुलीराद्याः भेषाः भवन्ति। मेष मकर तुला कर्क के क्रम से स्वामी होते हैं नवमांश के। तो नवमांश आखिर होता क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, नवमः अंशः नवमांशः, अर्थात जो नवमा खंड होता है, नवा जो खंड होता है उसी को हम नवमांश कहते हैं, नवांश कहते हैं। नवमा खंड किसका? तो जो राशि होती है जो 30 डिग्री की होती है, 30 अंश की एक जो राशि होती है उसका जो 9वां हिस्सा होता है उसी को हम कहते हैं नवमांश। मतलब 30 अंश को यदि हम 9 से विभाजित करेंगे तो एक नवमांश का मान हमारे सम्मुख आ जाएगा। जो 3 अंश 20 कला का होता है, एक अंश में 60 कला और एक कला में 60 विकला होती है और 30 अंशों की एक राशि होती है, वह आपको पहले बता दिया गया है। तो राशि का अर्थात 30 अंश का जो 9वां भाग होता है, जो 3 डिग्री और 20 कला का होता है, 3 अंश और 20 कला का होता है, वही एक नवमांश का मान होता है।
कहने का तात्पर्य यह है, या फिर आप उसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक राशि में 9 चरण होते हैं और नवमांश भी 9 का होता है, तो स्वाभाविक बात है कि एक चरण 3 डिग्री 20 कला का होगा। मतलब अश्विनी में जो 4 चरण होते हैं, भरणी में जो 4 चरण होते हैं और कृत्तिका का जो एक चरण मिलकर के मेष राशि का निर्माण होता है, तो वह सभी 3-20, 3-20, 3-20 करते करते प्रत्येक चरणों का विभाजन होता है। नवमांश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह चरण को बतलाता है। मतलब मेष राशि में ग्रह है, किंतु कौन से नवमांश में है, अर्थात वह किस चरण विशेष में है, उसका सूक्ष्म प्रभाव होगा। मेष राशि 0 से लेकर 30 डिग्री तक की होती है, तो मेष राशि में 0 से लेकर के 30 डिग्री तक का जो फल होता है, 30 अंश तक का जो फल होता है, वह हमेशा समान नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है। वह केवल और केवल नवमांश के आधार पर या फिर चरणों के आधार पर आप उसे कह सकते हैं। तो 9 चरण होते हैं, उसी को नवमांश समझना चाहिए। तो 3 अंश 20 कला का एक नवमांश होता है, जो चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी इत्यादि क्रम से उसे बताया गया है। जब जातक का नामकरण संस्कार करते हैं, जो जन्म नक्षत्र के आधार पर निर्धारित करते हैं, उसमें नवमांश की महती भूमिका होती है। तो नवमांश कहने का मतलब यही है कि 0 से लेकर के 3-20 तक, फिर 3-21 से लेकर के 6-40 तक, फिर 6-41 से लेकर के 10 डिग्री तक 3 नवमांश हो गए। इसी प्रकार से आगे भी 11 से 20 तक 3 नवमांश हो जाएंगे और पुनः 21 से लेकर के 30 तक 9 नवमांश आपके पूरे हो जाएंगे। तो नवमांशों की गणना कैसे करें, तो उसी के लिए आचार्य ने बता दिया, अज, मकर, तुला, कुलीराद्याः। मतलब मेष राशि में नवमांश की गणना मेष राशि से करेंगे, वृषभ राशि में नवमांश की गणना मकर राशि से करेंगे, मिथुन राशि में नवमांश की गणना तुला राशि से करेंगे और कर्क राशि में नवमांश की गणना कर्क राशि से ही करेंगे। वृषभ राशि में मकर से नवमांश की गणना क्यों करते हैं, क्योंकि मेष, वृष, मिथुन, कर्क 9 चरण तो आपके पूरे हो गए, मेष राशि में ही समाप्त हो गए। तो वृषभ राशि में स्वाभाविक है कि 10वीं राशि ही जाएगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि में तुला से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जो चक्र होता है उसमें क्रमशः 1, 2, 3, 4 यह लिखा हुआ होता है। तो आप इस चक्र के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। ऊपर मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियां बता दी गई हैं और नीचे वाले लाइन में आपको डिग्री बता दी गई है कि 0 से लेकर के 3-20 तक, फिर 3-20 से 6-40, 6-40 से 10, 10 डिग्री से 13-20, 13-20 से 16-40, 16-40 से 20, 20 से 23-20, 23-20 से 26-40 और 26-40 से 30 डिग्री तक का जो 9 चरण पूरा हो जाता है। तो मेष राशि में क्रमशः मेष से ही प्रारंभ करेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यह धनु पर समाप्त हो जाता है। फिर वृषभ राशि में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक यह समाप्त हो जाता है। मिथुन में तुला आ जाता है। मतलब करना कुछ नहीं, क्रमशः वह संख्या चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से कर्क के बाद सिंह में पुनः मेष राशि आ जाएगी, कन्या में पुनः मकर राशि, तुला में पुनः तुला राशि और वृश्चिक में पुनः कर्क राशि आ जाएगी। धनु में मेष राशि से नवमांश का प्रारंभ होगा, मकर में मकर से ही प्रारंभ होगा, कुंभ में तुला राशि से नवमांश का प्रारंभ होगा और मीन राशि में कर्क से ही प्रारंभ होगा। इसीलिए कह दिया गया कि अज, मकर, तुला, कुलीराद्याः, मतलब कर्क इत्यादि यही क्रम से चलेगा। अब एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसा कि उदाहरण एक कल्पित किया गया है कि 0 राशि है, 5 अंश है, 35 कला है और 44 विकला है। 0 राशि मतलब मेष राशि। यदि वहाँ पर 1 लिखा रहेगा तो आप उसे वृषभ राशि समझे, 2 लिखा रहेगा तो मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न समझे। तो यहाँ पर 0 कहने का मतलब यह है कि मेष लग्न है
और उसका 5 अंश बीत चुका है, 35 कला बीत चुकी है और 44 विकला बीत चुकी है। यह स्पष्ट लग्न है, मतलब इस राशि अंश कला विकला में किसी जातक का जन्म हुआ तो वह कौन से नवमांश में उसका जन्म हुआ है या फिर उसका जन्म किस चरण में हुआ है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। तो जैसा कि अभी चक्र के माध्यम से बताया गया था कि 0 से लेकर के 3-20 तक का जो मान होता है मेष राशि में, वह मेष का ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 अंश और 35 कला है, तो 3-20 के ऊपर है और 6-40 के पहले है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि यह दूसरे चरण में इसका जन्म है, मतलब दूसरे नवमांश में इसका जन्म है, मतलब मेष राशि के दूसरे नवमांश में इसका जन्म है। तो यह जो दूसरा खंड हुआ वह हुआ वृषभ राशि का और उसका स्वामी होता है शुक्र। तो आप लग्न कुंडली देखिए जो मेष राशि की बनी हुई है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि क्रम से। और आप नवमांश कुंडली देखिए तो नवमांश कुंडली में संख्या बदल गई है, वहाँ पर 2 लिखा है क्योंकि वृषभ के नवमांश में उसका जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो यह नवमांश कुंडली हुई। इसी के पश्चात जो ग्रह जिस राशि अंश कला विकला में रहेंगे, जिस नवमांश में रहेंगे, उस ग्रह को उस संख्या में लिख देंगे और उससे उसके स्वामी का बोध करेंगे। जैसे यहाँ पर वृषभ का नवमांश है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का जन्म, जातक का जन्म वृषभ नवमांश में हुआ है, अर्थात शुक्र के नवमांश में हुआ है। लेकिन उसकी जो लग्न है, उसका जो लग्न है वह मेष लग्न है। तो इसी प्रकार से नवमांश का साधन किया जाता है। नवमांश एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है होरा शास्त्र के शुभाशुभ फल कथन के संदर्भ में।